नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती की जिलापालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह स्वीकार किया कि चूंकि इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, अतः अमरावती में लॉकडाउन लगाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे इस संदर्भ में सीएम उद्धव ठाकरे से बात करने हेतु और उन्हें स्थिति से अवगत कराने के लिए मंगलवार की दोपहर 3 बजे फ्लाइट से मुंबई हेतु रवाना हुई हैं। मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ नागपुर विमानतल से बातचीत करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि उनकी आज शाम या कल सुबह सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी। इस समय वे उन्हें बताएंगी कि अमरावती जिले के लिए शनिवार व रविवार के 2 दिवसीय जनता कर्फ्यू को मान्य किया जा सकता है, लेकिन सोमवार से शुक्रवार के लॉकडाउन को अमरावती जिले में मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय अन्य जिलों की तुलना में अमरावती जिले की स्थिति काफी हद तक सुरक्षित है और अमरावती जिले ने विगत दिनों ही 14 दिनों के लॉकडाउन का सामना किया है। उस समय राज्य के अन्य जिलों में किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं था। ऐसे में राज्य के अन्य जिलों की गंभीर स्थिति को लेकर अमरावती जिले पर लॉकडाउन नहीं लादा जाना चाहिए। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार 25 दिनों का लॉकडाउन घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसका अमरावती जिले में इस समय हर स्तर पर तीव्र विरोध किया जा रहा है और व्यापारियों सहित आम जनता में सरकार के इस फैसले को लेकर गुस्से की भारी लहर देखी जा रही है। मंगलवार को लॉकडाउन का विरोध करते हुए अमरावती शहर की सड़कों पर हजारों युवाओं का हुजूम मोर्चे की शक्ल में निकला, जिन्होंने मनपा कार्यालय पर दस्तक दी। कोरोना काही खतम व्हायचं नाव घेणार नाहीये ना, गव्हर्नमेंट ही शाश्वती घेऊन नाही राहिली का लॉकडाऊन झाल्यानंतर कोरोना पूर्णपणे खतम होणार आहे। ते म्हणतात 3री लाट, उद्या 4थी लाट, 5वी लाट। नेहमीसाठी आम्ही असंच राहू का? आमचे धंदे पाणी पूर्ण डुबलेले आहे। कसे माझे धंदे चालू होतात तर लॉकडाऊन येते, अजून 2 महिने आम्हाला मागे जावं लागते। अरे गव्हर्नमेंट 3 महिन्याचं आम्हाला घरी बसवल्यानंतर साधा एक इलेक्ट्रिक बिल माफ नाही करू शकत, तर ते गव्हर्नमेंट आहे का? मायबाप कशाला म्हणतात माहिती आहे का? आधीचे राजे लोक आधीच्या राजांची एक खासियत होती का आपल्या प्रजेला जर काही अडचणी आल्या तर प्रजेला जर कोणती बिमारी आली काय आली तर प्रत्येक धान्य काही वस्तू पूर्ण राजा पुरवत होता। पण ही राजा काय आहे? हा राजा नावाला हा पट्टा लागलेला आहे। केंद्रही तसंच आहे, राज्य सरकारही तसंच आहे। म्हणजे 3 याचं सरकार बसलेलं आहे, पण एकाचाही घालमेल त्याच्यात दिसून येत नाहीये। कोणी करायचं काय आहे? आज यांच्या परिस्थिती अशी आहे, दुकानं जर बंद झाले, 25 दिवस जर दुकानं बंद झाले तर यांनी खायचं काय? 1ही रुपया पगार मिळणार नाही आहे। दुकानदारी कोणत्या हिशोबाने पगार देणार आहे? दुकानं चालू राहील तर पगार मिळेल, दुकानात बंद तर कसा पगार मिळणार आहे? म्हणून आमची शासनाला कामाला लॉकडाउन मान्य नहीं। इसके अलावा विगत 2 दिनों से व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भी जिला प्रशासन से मुलाकात करते हुए इस लॉकडाउन के खिलाफ ज्ञापन व निवेदन दिए जाने का सिलसिला तेज हो चुका है। इन सबके बीच राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी स्वीकार किया है कि अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। ऐसे में यहाँ लॉकडाउन लगाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंगलवार की सुबह शहर में सभी दुकानदार हमेशा की तरह अपनी अपनी दुकानों के सामने पहुंचे, लेकिन किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली, बल्कि जगह जगह पर व्यापारियों के समूह इस नई मुसीबत को लेकर आपस में चर्चा करते दिखाई दिए। वहीं कई दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने इस लॉकडाउन को लेकर संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। साथ ही तखतमल स्टेट में काम करने वाले कई युवाओं ने एक मोर्चे की शक्ल में आगे बढ़ना शुरू किया। यह मोर्चा सरोज चौक, प्रभात चौक, बापट चौक व शाम चौक होते हुए मनपा कार्यालय पहुंचा, जहां पर मोर्चे में शामिल युवाओं ने मनपा आयुक्त से मिलने का प्रयास किया। इस समय निगमायुक्त प्रशांत रोडे अपने कार्यालय में नहीं थे। ऐसे में मोर्चे में शामिल युवाओं ने मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पश्चात पार्षद विलास इंगोले ने इस बारे में मोबाइल फोन के जरिए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से बातचीत की। तो हमने अभी आमदार सुलभाताई, संजू भाऊ और पालक मंत्री को अभी निवेदन ही दिया सब व्यापारियों ने। सब व्यापारी वहाँ पे थे, मैं वहाँ से आया कि अपने गांव के लिए कुछ शिथिलता जरूरी है ताकि अपने यहाँ दोबारा लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा जो गवर्नमेंट ने अभी निर्णय लिया, तो इस सिलसिले में निर्णय पॉजिटिव होगा, आप चिंता करो मत।
इसके साथ ही आज से अमरावती में शुरू हुए लॉकडाउन के विरोध में चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी व व्यापारियों ने भी जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से मुलाकात की। इस समय मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले भी उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन के खिलाफ ज्ञापन व निवेदन देने हेतु विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर दस्तक देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल को अपनी मांगों का ज्ञापन व निवेदन दिया गया। सभी व्यापारी संगठनों द्वारा जिले को लॉकडाउन में छूट व सहूलियत दिए जाने की मांग जिलाधीश के मार्फत राज्य सरकार से की गई। इस बारे में विजिलेंट के कामगारों ने भी लॉकडाउन हटाए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल को अपना ज्ञापन सौंपा। मंगलवार 6 अप्रैल को जिले में 311 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,378 पर जा पहुंची। मंगलवार को 24 घंटे के दौरान एक कोविड संक्रमित की मौत हुई। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 688 पर जा पहुंची है। साथ ही मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 341 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 46,779 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,911 है, जिसमें से 840 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 672 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,399 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के लिहाज से राहत वाली बात यह है कि कोविड संक्रमण की रफ्तार घटते ही अब डबलिंग रेट 53 से बढ़कर 57 हो गया है, जो इससे पहले 32 था। यानी अब मरीजों की संख्या 2 गुना होने में 57 दिनों का समय लगेगा। वहीं जिले में इस समय रिकवरी रेट 99.97 से बढ़कर 92.86 पर पहुंच गया है और मृत्यु दर केवल 1.37% है। जिले के होनहार, हंसमुख व खबरों के संकलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले युवा पत्रकार ऋषिकेश युवराज वाघमारे का कोविड संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे केवल 38 वर्ष के थे। जिले के युवा पत्रकार ऋषिकेश के इस तरह असामयिक निधन से पत्रकारिता क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। करीब 8 दिन पहले ऋषिकेश वाघमारे कोविड संक्रमण से बाधित हुए थे और उन्हें तत्काल शहर के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान मंगलवार के तड़के 4 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं अकोला जिले में भी कोरोना का कहर अब भी कायम है। मंगलवार 6 अप्रैल को अकोला जिले में 2 लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई। वहीं 233 मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकोला जिले में अब तक 29,267 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से अब तक 476 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बुल्ढाना जिले में मंगलवार 6 अप्रैल को 891 मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 24 घंटे के दौरान 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। बीती रात शहर पुलिस आयुक्तालय के एटीसी दल ने नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के वडगांव माहुरे रोड पर एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार में जिलेटिन की 1,200 छड़ें जब्त की थी। इस कार के पास खड़े 2 युवकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिनमें नांदगांवपेट निवासी कान सिंह, गणपत सिंह राणावत व सूरज भारत सिंह बैस का समावेश है। पूछताछ के दौरान पता चला कि शहर से सटे शेवती, मासोद, राजूरा व आसपास के क्षेत्रों में चलने वाले गिट्टी क्रेशर में पत्थर तोड़ने के लिए यह जिलेटिन लाया गया था। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के पास बाकायदा इसके लिए लाइसेंस भी पाया गया है, लेकिन इन दोनों ने अपनी कार में बिना किट के यह छड़े अकोला से लाई और इन दोनों के पास जितनी क्षमता में जिलेटिन रखने का लाइसेंस है, उन्होंने अपनी उस क्षमता से अधिक यह लाइसेंस खरीदा था। इन दोनों ने इससे पहले डिटोनेटर भी खरीदे थे। वह डिटोनेटर जब्त करने के लिए आज अपराध शाखा पुलिस ने इन दोनों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार 4 अप्रैल की शाम राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार समूचे राज्य में 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल की मध्यरात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन सहित प्रत्येक सप्ताह के अंत में 2 दिवसीय कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक अत्यावश्यक सेवाओं को ही शुरू रहने की छूट दी गई है। वहीं शनिवार और रविवार को हॉस्पिटल और मेडिकल जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश को लेकर जहाँ सोमवार को पूरे दिन काफी हद तक संभ्रम का माहौल रहा और लोग बाग ये समझ ही नहीं पाए कि इस आदेश के तहत 30 अप्रैल तक क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। वहीं सोमवार की देर रात जिलाधीश कार्यालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश को लेकर परिपत्रक जारी किया गया, जिसमें लॉकडाउन को लेकर सिलसिलेवार व बिंदु निहाय जानकारियां दी गई। इस आदेश के मुताबिक राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किराना दुकान, सब्जी बिक्री केंद्र, फल बिक्री केंद्र, दूध डेयरी, बेकरी, मिठाई की दुकान, उपहार गृह, अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल इंश्योरेंस कार्यालय, मेडिकल स्टोर, पशु वैद्यकीय सेवा, रेलवे, सार्वजनिक बस सेवा, ऑटो, टैक्सी, सार्वजनिक माल ढुलाई व्यवस्था, कृषि संबंधित सेवा, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, गैस वितरण प्रणाली, शिव भोजन केंद्र व सरकारी राशन दुकानों को जीवनावश्यक वस्तुओं व सेवाओं में शामिल करते हुए
लॉकडाउन काल के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। वहीं शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू की जाने वाली संचारबंदी के दौरान इसमें से केवल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं सहित कुछ बेहद जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खुले रहने की अनुमति रहेगी, जिनमें दूध डेयरियों का समावेश है। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें व सेवाएं बाकी सभी दुकानों की तरह बंद रहेंगी। लॉकडाउन काल के दौरान जिन प्रतिष्ठानों व स्थापनाओं को खुले रहने की छूट दी गई है, उन सेवाओं व व्यवसायों से जुड़े सभी लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। आगामी 30 अप्रैल तक रोजाना दिन के समय जमावबंदी रहेगी और रात में संचारबंदी रहेगी। ऐसे में दिन में एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रात के समय कोई भी बिना वजह सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर घूम नहीं सकेगा। इसके अलावा इस दौरान वित्तीय सेवा के अलावा अन्य सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक व प्रार्थना स्थल, रेस्टोरेंट व बार, टॉकीज, पार्क, सलून, स्पा व ब्यूटी पार्लर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के परिवहन साधन शुरू रहेंगे। हालांकि सभी वाहनों में यात्रियों की क्षमता व संख्या को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में कड़े नियमों व शर्तों के तहत काम शुरू रहेगा। ई-कॉमर्स सेवा शुरू रहेगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज व ट्यूशन क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं घरों व घरों के आसपास आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। सड़क किनारे लगने वाली नाश्ते की गाड़ियों से केवल पार्सल सुविधा ही उपलब्ध रहेगी। मैदानी खेलों को सोमवार से शुक्रवार तक अनुमति रहेगी। इस दौरान बगीचे भी खुले रह सकेंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक मैदान व बगीचे भी पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। मजदूरों की निवास सुविधा रहने वाले साइट्स पर निर्माण कार्य जारी रखा जा सकेगा और यहां पर मजदूरों को बाहर आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा राजस्व, मनपा, पुलिस व स्वास्थ्य पथकों द्वारा हर ओर कड़ी नजर रखी जाएगी और रात के समय कड़ी नाकाबंदी लगाते हुए सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर दिखाई देने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ भी की जाएगी। आगामी 14 अप्रैल से मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान महीना प्रारंभ हो रहा है और बढ़ती गर्मी के मौसम में रोजा रखने वाले रोजादारों को धूप में निकलना आसान नहीं होता। वहीं रोजगार हासिल करना भी अपने आप में विकट समस्या है। ऐसे में रमजान माह के दौरान लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं के दुकानदारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की छूट दिए जाने की मांग का निवेदन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अमरावती शहर शाखा की ओर से जिलाधीश को सौंपा गया। राज्य सरकार द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समूचे राज्य में कड़ा लॉकडाउन लागू किए जाने के संदर्भ में लिए गए फैसले का परतवाड़ा व अचलपुर के व्यापारियों द्वारा भी कड़ा विरोध किया जा रहा है। अधिकांश व्यापारियों ने इस लॉकडाउन को खुद के लिए अन्यायकारक बताते हुए कहा कि सरकार ने इस बार बेहद गलत फैसला लिया है, जिसका व्यापारियों द्वारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता। परतवाड़ा के सदर बाजार स्थित साक्षी फैशन के संचालक अजय दानानी व पालिका कर्मचारियों के बीच दुकान खोलने को लेकर शाब्दिक विवाद हुआ। इस समय मध्यस्थता करने आए व्यापारियों व पालिका कर्मचारियों के बीच हमरी तुमरी की नौबत भी आई। ऐसे में व्यापारियों ने पालिका कर्मियों पर ही संचारबंदी तोड़ने का आरोप लगाया। जिले की सांसद नवनीत राणा का मंगलवार को सभी समूचे जिले में बड़े सादगीपूर्ण ढंग से जन्मदिन मनाया गया और इसे मरीजों के सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत अमरावती, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, अंजनगांव सुरजी, अचलपुर, परतवाड़ा, भातकुली, दरियापुर, चांदूर बाजार के कोरोना सेंटर एवं आइसोलेशन कक्ष में मरीजों को पोषक व स्वास्थ्य भोजन का वितरण किया गया। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा आरोप लगाया गया है कि शहर के मध्य स्थल में स्थित शिव टेकड़ी पर शिव सृष्टि बनाने और वहां सौंदर्यीकरण करने के लिए 3 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई थी, वहीं जिसमें से अब तक केवल 30 लाख रुपए की निधि सरकार द्वारा दी गई। वहीं अंबादेवी से शिलांगण रोड के बीच बनाए जाने वाले अंबादेवी पालकी मार्ग के लिए भी 10 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई थी, जिसमें से अब तक केवल 5 करोड़ रुपए की ही निधि प्राप्त हुई है और सरकार द्वारा शेष निधि दिए जाने में आनाकानी की जा रही है, क्योंकि अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और इस निधि से संबंधित दोनों विभाग के मंत्री शिवसेना के हैं। ऐसे में भाजपा की सत्ता वाली अमरावती महानगर पालिका की राज्य की महाविकास आघाडी सरकार द्वारा जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये विकासासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवसृष्टीकरिता 2-3 कोटी रुपये त्यावेळेसच्या तत्कालीन माननीय देवेंद्रजी फडणवीसांच्या सरकारने मनपाला दिले होते। त्याचबरोबरीने पालखी मार्गासाठी सुद्धा 10 कोटी रुपये दिले होते। दुर्दैवाने उर्वरित जे 270 आम्हाला घेणं होते, आम्हाला 30 लाख रुपये त्यावेळी रिलीज केले होते, या सरकारने 2,70,00,000 रुपये अजूनही शिवसृष्टीला पूर्ण करण्यासाठी जे द्यायचे होते ते दिले नाही।
अंबादेवी पालखी मार्गाचे 10 कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता आम्हाला मिळाली. आम्ही टेंडर 10 कोटीचे केले, 5 कोटीचे आम्ही काम पूर्ण केलं आणि आम्ही उपयोगिता सर्टिफिकेट पाठवलं. पण आम्हाला उर्वरित 5 कोटी रुपये या सरकारने दिले नाही. एकीकडे हे सरकार म्हणते आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदचिन्हावर चालतो आहे आणि एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवसृष्टीला या सरकारने पैसे दिले नाही. आणि योगायोग म्हणावा की दुर्दैव म्हणावं, या दोन्ही खात्याचे मंत्री हे शिवसेनेचे आहेत. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहेब आहेत, एकनाथ शिंदे साहेब नगरविकास आहे आणि या दोन्ही विषय हे हिंदुत्वाशी जोडले गेले आहे. पालखी मार्ग असेल किंवा शिवसृष्टी असेल याला पैसे दिले नाही. आणि म्हणून जे कोणी हे जे सरकार आहे त्याला कोणतं सरकार म्हणावं, लुटारू सरकार म्हणावं की काय, त्यांची इथे जे फॉलोअर्स आहेत किंवा पाठीराखे आहेत त्यांनी जाऊन सांगावं की पैसे द्या म्हणून. आणि म्हणून केवळ अमरावतीकर जनतेचा अडवणूक करणे, अमरावती महानगरपालिकेची फसवणूक करण्याचं काम हे सरकार करते आहे. आणि म्हणून या सरकारने त्वरित पैसे द्यावे. थोडी जर असेल जनाची नाही तर मनाची, तर महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवसृष्टीकरिता 2,70,00,000 आणि पालखी मार्गासाठी 5 कोटी त्वरित त्यांनी द्यावे. महानगर पालिका प्रशासन द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई, जिसके तहत चौधरी चौक, पंचवटी, जिलाधीश कार्यालय परिसर, विलासनगर, गाड़गेनगर, शेगांव नाका तथा इतवारा बाजार परिसर में यातायात के लिए अवरोध पैदा करते हुए सड़क किनारे खड़ी होने वाली हाथ गाड़ियों और ठेलों को जब्त किया गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष वहीद खान ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को सौंपे ज्ञापन में कहा कि शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विगत अनेक वर्षों से पानी की भीषण किल्लत की समस्या चल रही है. ऐसे में यहां पर रहने वाले नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अतः इस क्षेत्र की पानी की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए. विवाह व्यवसायी संघर्ष कृति समिति द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड संक्रमण काल के चलते जिला प्रशासन ने विवाह समारोह सहित सभी सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे इस तरह के आयोजनों से जुड़े व्यवसायियों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है. ऐसे में मंगल कार्यालय, लॉन व खुले मैदान पर 50% लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह व धार्मिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जाए. मौसम विभाग द्वारा अमरावती सहित यवतमाल एवं चंद्रपुर जिले में एक बार फिर उष्मलहर की चेतावनी दी गई है. मंगलवार व बुधवार को 2 दिन तक के मौसम काफी उष्णता से भरा रहेगा, ऐसी चेतावनी शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विभाग द्वारा दी गई है. रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पुणे व काजीपेट के बीच साप्ताहिक अति जलद विशेष रेलगाड़ी 9 अप्रैल से चलाने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार गाड़ी संख्या 01251 यह विशेष गाड़ी 9 अप्रैल से प्रति शुक्रवार को पुणे से रात 10 बजे छूटेगी और दूसरे दिन शाम 7:20 पर काजीपेट पहुंचेगी. नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पिंपल विहिर गांव निवासी प्रदीप ठाकरे नामक व्यक्ति के खेत में स्थित कुएं से उसी गांव के निवासी रोशन धनराज केने नामक 30 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक रोशन केने की दोपहिया मोटरसाइकिल खेत के गेट के पास खड़ी थी, तब इस आत्महत्या के मामले का पता चला. गाँव के कुछ लोगों की मदद से रोशन को कुएं से बाहर निकाला गया. उस समय तक उसके शरीर में कुछ हलचल बची हुई थी. ऐसे में उसे तत्काल इरविन अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. नागपुर शहर में 2 युवतियों से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. दोनों युवतियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं. एक छात्रा के साथ फेसबुक फ्रेंड और दूसरी छात्रा के साथ शादी.com पर पहचान के बाद युवक ने शादी के सपने दिखाकर उनके साथ दुष्कर्म किया. दोनों पीड़िताओं की शिकायत पर हुड़केश्वर व सदर पुलिस थाने में आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया है. इसमें से एक आरोपी की शिनाख्त तिवसा तहसील निवासी प्रथमेश सोहले के तौर पर हुई है. कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा वाहन धारकों से आह्वान किया गया है कि वे पुलिस स्टेशन में अपने वाहनों के दस्तावेज दिखाकर पुलिस को जो वाहन लावारिस अवस्था में पाए गए हैं उन वाहनों की पहचान बताकर अपने वाहन ले जाएं. वाहनों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक तामटे एवं पुलिस हेड कांस्टेबल संजय मिल्खे से संपर्क किया जा सकता है. यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आर्नी शाखा में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है. ग्राहकों के खाते से परस्पर रकम गायब की गई है और अब इन ग्राहकों को पैसे वापस नहीं मिलने से कई संतप्त ग्राहकों ने इस बैंक की आर्नी शाखा का दैनिक कामकाज बंद करवा दिया. इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है. कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर. तब तक के लिए नमस्कार.